हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन बिजनेस, यानी कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन या ई कॉमर्स हम कर सकते हैं। ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वे से कोई भी गुड्स या सर्विस हम दे रहे हैं। तो ई बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है, वो एक्सपेंड हो चुकी है मार्केट में। काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ई कॉमर्स का यूज़ करती है और अपने व्यवसाय को बढ़ाती है, कॉस्ट को कम करती है और कस्टमर के ऑफर को एक्सेप्ट करके उनको सेटिस्फाई करती है। जैसे कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, जैसे ई फाइनेंस, ई बैंकिंग, ई मार्केटिंग, ई टेलिंग, ई टूरिज्म, ई रियल एस्टेट, ई रिक्रूटमेंट, ई एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मॉल्स। तो ये सारे के सारे आपके ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बिजनेस है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आ जाता है ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसको कि वर्चुअल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी हम कहते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम बैंकिंग सेवाएं, या जैसे कि बिल का ट्रांसफर करना या अकाउंट स्टेटमेंट को चेक करना, पैसे भेजना, ये सारा ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होता है। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हम कंप्यूटर सिस्टम से, मोबाइल सिस्टम से ले सकते हैं, बैंकिंग की साइट में जाके, और ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह की फैसिलिटी देता है, जो ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी आपका बैंक आपको प्रोवाइड करता है। और ऑनलाइन बैंकिंग में आप डाउनलोडिंग अपनी बैलेंस शीट को कर सकते हैं, स्टेटमेंट को कर सकते हैं, अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। तो कौन कौन से एडवांटेजेस रहते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो 24 आवर सर्विस कभी भी कर सकते हैं। फास्ट और एफिशिएंटली दूसरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, क्विकली आप चीज़ों को कर सकते हैं, सिक्योर है, सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहती है, यूनिवर्सल है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी टाइम कॉस्ट नहीं रहती है। एंड आप कहीं भी अकाउंट जो है वर्चुअली एनीवेयर अपना ओपन कर सकते हैं। और जो सर्विस की कॉस्ट है वो भी कम रहती है, कि अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन यहाँ सर्विस कॉस्ट कम रहती है। ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग करने के लिए किसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है। कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन जो है वो बनते हैं अगर ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस जो है बैंक प्रोवाइड करते हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा ज़्यादा चार्जेस इसके नहीं होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में काफ़ी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसका फ़ायदा ले सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो बहुत सी स्टेटमेंट आपको मिल जाती है, जिसमें आपको ब्रीफ स्टेटमेंट का पता लग जाता है और एरर होने की संभावनाएं कम होती हैं। और कस्टमर अपने फंड को जो है वो कहीं से भी देख सकता है, अपने डिटेल को देख सकता है। कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह को पैसे इलेक्ट्रॉनिक वे में भेज सकता है। तो ये सारे के सारे जो है वो बेनिफिट्स इसमें रहते हैं। ई बैंकिंग में कौन-कौन सी सेवाएँ दी जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे इंटरनेट के माध्यम से भेजना, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को पैसे भेजना, एटीएम के सहारे पैसे निकालना, एंड एसएमएस बैंकिंग, जिसमें कस्टमर को सिंपल ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक अकाउंट की सेंड की जाती है। पॉइंट ऑफ सेल, कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो कस्टमर जो है वो कोई भी परचेज़ करता है, चाहे वो एटीएम के माध्यम से परचेज़ कर रहा है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परचेज़ कर रहा है, तो वो सेलर को जो पैसे देगा तो वो इसके एटीएम के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे स्वाइप करके देता है, तो वो पॉइंट ऑफ सेल होता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का हम यूज़ करते हैं तो वो भी आपके पास आपका अमाउंट डिडक्ट वहाँ से होता है और डायरेक्टली जो है वो सेलर के पास चला जाता है। बैंक के कियोस्क की बात करते हैं, तो कियोस्क हमने पहले भी कहा था कि एक तरह की मशीन होती है जिसमें कि आप पैसा खुद भी जमा करवा सकते हैं, विथड्रॉ भी कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, कार लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डेबिट कार्ड होता है, पिन नंबर होता है, वो आपको डालना होता है और कियोस्क बैंकिंग फैसिलिटी आप ले सकते हैं। स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे या दूसरे देश से यहाँ को अगर पैसा भेजना है आपने, तो स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए स्विफ्ट का उपयोग किया जाता है। कॉर्पोरेट ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की अगर हम बात करें, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन होती है, बैच वाइजेस यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम के थ्रू क्लियर होती है, बैच वाइजेस क्लियर होती है। तो एसीएच का टॉपिक मैंने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, तो आप उसको पूरा स्टडी कर सकते हैं कि व्हाट इज द एसीएच। ई मार्केटिंग की बात करते हैं,
ई-मार्केटिंग आपकी इंटरनेट मार्केटिंग होती है, जो आपकी इंटरनेट के ऊपर बेस्ड होती है। इसके माध्यम से हम ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, जो आपकी वेबसाइट के ट्रैफ़िक को बढ़ाता है। सो इट इज़ अ डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट, एक तरह की डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट है जिसका हम सहारा लेते हैं। ई-मार्केटिंग करने से कंपनी की ब्रांड इमेज अच्छी होती है, मार्केट का प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में अच्छी बनी रहती हैं और मार्केटिंग करने का सबसे बेहतर साधन है कि इंटरनेट के माध्यम से आप वर्ल्ड वाइड सारे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो की बात करें तो ये लिमिटेड एरिया होता है, कम एरिया को कवर करता है। लेकिन अगर जो बाकी आपके ई कंटेंट के मीडिया हैं वो काफ़ी चीपर होते हैं और बहुत से लार्ज एरिया को कवर करते हैं, वर्ल्ड वाइड कवर करते हैं। ई मार्केटिंग के एडवांटेजेस भी हैं, इनएक्सपेंसिव है, कन्वीनिएंट है, वाइडर रेंज है, बिगर स्कोप रहता है, अफोर्डेबल है, कंपनी ज़्यादातर जो है ई कंटेंट को फॉलो करती है। तो इसके क्या-क्या एडवांटेजेस हैं? रिड्यूस टू कॉस्ट, यानी कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है वो हमारी कॉस्ट को बढ़ाता है, लेकिन ई कंटेंट मार्केटिंग हमारी कॉस्ट को कम करता है, क्योंकि ये वेब बेस्ड प्रमोशनल कैंपेन होते हैं, तो ये हमारी कॉस्ट को कम करते हैं। दूसरा है कन्वीनियंस, तो कंपनी जो है वो 24 आवर सर्विस जो है यहाँ पे दे सकती है, मार्केटिंग कर सकती है, कन्वीनिएंट है। रीच की बात करें तो इंटरनेट मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड रीच है, तो इसकी लिमिट ज़्यादा होती है। इनोवेशन यानी इंटरनेट जो है आजकल के लिए न्यू अपॉर्च्युनिटी है, तो न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस को अगर लॉन्च करना है, तो ई-मार्केटिंग सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मानी जाती है। अगर आपने कंपटीटर को एडवांटेजेस लेना है, कंपटीटर को हराना है, तो उसके लिए आपको ई-मार्केटिंग करनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप कोई भी कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ई-मैगज़ीन, ई-ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, तो किसी तरह की भी मतलब चीज़ों को अडॉप्ट करके आप ई-मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग रिसर्च की अगर बात करें तो इंटरनेट जो है वो कस्टमर के बिहेवियर को सर्च करके उनको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। कस्टमर की सैटिस्फैक्शन जो है वो यहाँ पे बेटर हो जाती है, क्योंकि ई-मार्केटिंग की वजह से लोगों का ओपिनियन और अच्छा हो जाता है। इम्प्रूव सर्विस होती है, कंपनी अपने वेबसाइट पे अपने डाटाबेस के थ्रू क्वेरीज को इंटरैक्ट करती रहती है, क्वेरीज को सॉल्व करती है, सेल इनिशिएटिव होता है। वेब मार्केटिंग से कंज्यूमर को परचेजिंग में डिसीजन पावर मतलब उसकी स्ट्रांग होती है और न्यू मार्केट एंड बिजनेस पार्टनर्स यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ई मार्केटिंग के, कि हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर इंटरनेट स्लो होता है तब भी प्रॉब्लम रहती है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी इतनी नहीं होती है, कस्टमर जो है वो ई-मार्केटिंग के कंटेंट को टच नहीं कर सकता है, कॉस्ट थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, ट्रांसपेरेंसी इतनी बनी नहीं रहती है, क्योंकि ये कंपटीशन प्राइस को बढ़ाता है और वर्ल्ड वाइड के कंपटीशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। सेफ्टी भी इतनी नहीं होती है, फिज़िकली जो है वो सेलर के प्रोडक्ट को हम टच नहीं कर सकते हैं। थोड़ा-सा ट्रस्ट यहाँ पे कम बना रहता है, क्योंकि जब भी ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं तो वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप नहीं हो पाता है। एंड फिजिकल सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्ब रहती है और गारंटी की कोई भी मतलब फेयर नहीं है कि गारंटी जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या जो भी मार्केटिंग कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सही हो, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग या ई टेलिंग या ऑनलाइन शॉपिंग, तो इसको इन वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, ई रिटेलिंग को। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग बोलें या ई टेलिंग बोलें या इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग बोलें, तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से सेल परचेज कर रहे हैं तो उसको हम ई टेलिंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, यानी कि आपका बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स भी इसको कहते हैं। इसको ई वेब शॉप, ई स्टोर, इंटरनेट शॉप, वेब स्टोर, ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन स्टोर फ्रंट या वर्चुअल स्टोर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पेपर में कई नाम से ये आ सकते हैं, आपको मतलब ये देखना है। ज़्यादातर बिजनेस टू कंज्यूमर जो मॉडल है उसी को ही ई रिटेलिंग कहा जाता है। इसके लिए जो इंटरमीडिएटरी कंपनी है उसको सक्सेस बनाती है, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इंटरमीडिएटरीज़ ये काम करती हैं। मेजर ई-टेलर क्या है? अमेज़न, ईबे, है ना? स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये तो मेजर ई-टेलर हैं जो आपकी सहायता करते हैं शॉपिंग के लिए। ई-रिटेलर कैन बी 2 पार्ट, एक प्योर प्ले रिटेलर होता है, जैसे उनका काम ही बेचना होता है, जैसे अमेज़न हो गया तो वो पूरी तरह से प्योर प्ले रिटेलर है। सेकंड एक ब्रिक एंड क्लिक रिटेलर होता है, जैसे डेल हो गया, he sell computer through the internet as well as physical store front of the customer। तो यहाँ पे जो है वो एक तो मतलब वो ऑनलाइन भी बेच रहा है, ऑफलाइन भी बेच रहा है, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है आपका ब्रिक एंड क्लिक ई रिटेलर होता है। और जो पूरी तरह से ऑनलाइन ही सेवाएं दे रहा है, अमेजोन पूरी तरह से ऑनलाइन ही सेवा दे रहा है, तो उसको प्योर प्ले रिटेलर कहते हैं, और जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे रहा है वो ब्रिक एंड क्लिक रिटेलर कहा जाता है।
ऑनलाइन कस्टमर जो है वो इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को चूज़ करते हैं, प्रोडक्ट की पेमेंट करते हैं। वो प्रोडक्ट की पेमेंट या तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, या तो बाद में भी कर सकते हैं, या तो प्रीपेड कर सकते हैं, या तो वो पोस्टपेड करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो आजकल बहुत पॉपुलर है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कन्वीनियंटली चीज़ों को देखते हैं, ईज़िली उनको चीज़ें मिल जाती हैं, कंफर्टेबली होम में बैठ के, घर में बैठ के शॉपिंग करते हैं। तो उनको वो ये चीज़ें बहुत ईज़ी बना देती हैं प्रोडक्ट को खरीदना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या-क्या बेनिफिट जो है वो रहते हैं। बेनिफिट की बात करें तो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है, आपको कहीं पे भी आप जो है वो ओपन करके साइट को चेक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, 24 आवर सर्विस है एंड अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है, किसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होती है, कस्टमर की सैटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होती है एंड जो भी नैरो मार्केट सेगमेंट है, मतलब आप अगर आपको नैरो मार्केट सेगमेंट की रीच करनी है या उसको कैचअप करना है, उसकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करता है, बिजनेस पार्टनर को बढ़ाता है, इंफॉर्मेशन जो है वो फटाफट यहाँ पे एक्सचेंज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने रिसोर्सेज को कभी भी चेंज कर सकते हैं एंड कस्टमर की इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा ऐसे कौन से स्टेप है जहाँ पे ई रिटेलिंग की जाती है, तो सबसे पहले देखो कंज्यूमर कस्टमर की साइट को विजिट करता है, जैसे मिंत्रा हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, वो कोई भी साइट हो सकती है, उसको वो विजिट करेगा, वहां पे जाके फिर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट मतलब वो चूज़ करता है, जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल, अवेलेबिलिटी, टाइम या सब कुछ वो देखता है, पेमेंट देखता देता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट होगी, कैश ऑन डिलीवरी वो कर सकता है। प्रोडक्ट डिलीवरी यहाँ पे होता है, मतलब विद इन द जो टाइम पीरियड बताया होता है उन्होंने, वो जस्ट इन टाइम डिलीवरी, उस टाइम के अंदर जो है प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और कस्टमर यहाँ पे प्रोडक्ट की फीडबैक देता है कि उसको कैसा लगा। तो ये प्रोसेस आपने किया होगा, ये स्टेप रहता है ऑनलाइन शॉपिंग का। एंड नेक्स्ट वन आपके पास रहता है बेनिफिट ऑफ द बायर, कि जो बायर है, जो वस्तुओं को परचेज कर रहा है, उसको क्या बेनिफिट है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑनलाइन प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कन्वीनिएंट है, सेव टाइम उसका हो रहा है, फ्रीडम है बहुत सी चॉइसेस की एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस रहते हैं, कम प्राइसेस पे चीज़ें मिल जाती हैं, वाइडर बाइंग ऑप्शंस रहता है, 24 आवर सर्विस रहती है, कभी भी वो ऑर्डर कर सकता है, बहुत सी उसको इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में अवेलेबल होती है एंड बहुत से ऐसे कंटेंट है जिससे उसको डिसीजन मेकिंग पावर, उसकी सपोर्ट, जैसे रिव्यू देख के वो सोचता है कि लेना है कि नहीं लेना है, कमेंट देख के वो सोचता है कि लेना है कि नहीं लेना है एंड क्विक डिलीवरी रहती है एंड वन बाय वन रिलेशनशिप यहाँ पे कंपनी के साथ क्रिएट होता है एंड उसका ट्रैवलिंग टाइम भी कम होता है और जो प्रोडक्ट उसको लोकली मतलब जो प्रोडक्ट उसको लोकल नहीं मिलते हैं या किसी और जगह अवेलेबल होते हैं, वो ऑनलाइन अपनी जगह पे मंगवा सकता है। ईजिली यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन होते हैं, किसी भी वे से वो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के या ई रिटेलिंग की कुछ प्रॉब्लम भी रहती है। प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, कि जो भी आप अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या जो भी आप खरीद रहे हैं, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो वैसा ही आए। कुछ प्रॉब्लम लैंग्वेज एंड करेंसी की रहती है, कि कई बार क्या होता है कि आपने फॉरेन से अगर चीज़ मंगवानी है तो आपकी करेंसी की प्रॉब्लम रहती है। पे टू फ्रॉड, मतलब फ्रॉड ज़्यादातर देखने को मिलता है कि फेलर जो है वो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं वो वैसा नहीं निकलता है, कुछ और निकलता है एंड आप चीज़ों को टच नहीं कर सकते हैं, आपको दिखाते कुछ और है, आता कुछ और है और अगर आपकी पेमेंट जो है वो हो चुकी है लेकिन प्रोडक्ट नहीं आया है, तो लीगल जो फैक्टर है वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि आपको लीगली जो है वो अगर केस करना है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। प्रॉब्लम विद द पेमेंट सिस्टम, कई बार जो पेमेंट में आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं लेकिन आपकी पेमेंट सक्सेस नहीं होती है, तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका ई फाइनेंस। तो आजकल के दौर में ज़्यादातर जो भी ट्रांजैक्शन, जो पैसों से लेन-देन की ट्रांजैक्शन होती है, वो इंटरनेट के माध्यम से होती हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी को ही ई फाइनेंस कहा जाता है, जिसमें कि हम पैसों के लिए सर्विस या रिसोर्सेज़ को इंटरनेट के माध्यम से यूज़ करते हैं। चाहे वो ई बैंकिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट करना हो, चाहे वो ई कैश हो, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो। इसके अलावा जो भी पैसों का लेन-देन हम कर रहे हैं ऑनलाइन, वो सारा का सारा आपका ई फाइनेंस में आता है। ई बैंकिंग, ई ट्रेडिंग, ई अकाउंटिंग जो है वो ई फाइनेंस के मतलब टाइप्स हैं एक तरह के। जैसे अगर ई फाइनेंसिंग की बात करें हम, तो इसके क्या-क्या एडवांटेजेस रहते हैं। तो एक तो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट कम होती है, दूसरा इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो ऐड नहीं होगा, फास्टर एक्यूरेट फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस होगी।
कस्टमर के साथ अच्छा बॉन्ड जो क्रिएट होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, कोई भी पैसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो उसी टाइम ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड आप उधारी के लिए अप्लाई कर सकते हो, उधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं। आपको आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है कि कितने पैसे आपके पास अवेलेबल हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। एंड मोर टारगेट कस्टमर, यानी कि हम ऑनलाइन फाइनेंशियल एक्टिविटी में बहुत से कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, रिस्क भी कम बना रहता है, कंट्रोल भी प्रॉपर रहता है। एंड ई फाइनेंस हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, मतलब किस तरह से मैनेजमेंट को हम बढ़ा सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ई फाइनेंस उसको सपोर्ट करता है। एंड एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करता है, और कंपनी की एंड फर्म की लिक्विडिटी को इंक्रीज करता है। तो कुछ एडवांटेजेस कस्टमर के लिए भी हैं। अगर कस्टमर ई फाइनेंस की फैसिलिटी लेते हैं तो उसको क्या एडवांटेजेस हैं? उसका काम फास्टर होगा, एक्यूरेट वे में होगा, उसको एक्स्ट्रा खर्चे पे करने नहीं पड़ेंगे, एंड एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, क्विक एंड अर्ली फाइनेंशियल सर्विस उसको मिलेगी, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, एंड पर्सनली उसे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोन को लेने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाना पड़ेगा, कन्वीनियंट प्रोसेस रहेगा, एंड सिक्योर लोन जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के डिपॉजिट करने के बिना। कुछ एडवांटेजेस गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं कि डायनामिक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए हेल्प ऑनलाइन मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हेल्प मिल जाती है, फाइनेंशियल मार्केट को हेल्दी कंपटीशंस में इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट को उसकी हेल्प मिल जाती है, जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए और पॉवर्टी को कम करने के लिए ई फाइनेंस की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितना भी मनरेगा के पैसे हैं या जो भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज दे रही है या विडो पेंशन दे रही है, वो सारी आपकी बैंकिंग के माध्यम से आती है। तो वो ई बैंकिंग या ई फाइनेंस ही है, और वो उससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है। और कुछ स्कोप है ई फाइनेंस के कि फाइनेंशियल मार्केट में ई फाइनेंस का क्या स्कोप है। तो फाइनेंशियल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज बाइंग एंड सेल होती है, जैसे वो स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन चीज़ों को हम एक्सचेंज करते हैं, बाई सेल करते हैं, तो हम इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस को ही यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ऑनलाइन बैंकिंग, तो बैंकिंग में हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, बिल को चेक करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को चेक करते हैं, तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो वो भी आपका ई फाइनेंस की ही एक्टिविटी है। इंटरनेट ट्रांजेक्शन जैसे एटीएम, डेबिट का, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल करेंसी का यूज़ करना, ई कैश का यूज़ करना, तो वो भी इंटरनेट ट्रांजेक्शन में आता है आपका। ऑनलाइन ट्रेड फाइनेंस, जो भी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही है, तो वो भी आपके ई फाइनेंस के कारण ही हो पाती है। तो ई फाइनेंस का स्कोप जो है वो हर क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है ई ट्रैवल, ई टूरिज्म। तो देखिए, जो ग्रोथ है ट्रैवलिंग टूरिज्म की वो डे टू डे बढ़ रही है, और जो भी ट्रैवलिंग टूरिज्म की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम में अवेलेबल होती है, उसी को ही इलेक्ट्रॉनिक टूरिज्म कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टूरिज्म हमें बहुत सी फैसिलिटी दे रहा है, और डिफरेंट टाइप का डाटाबेस इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। और जो भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की कंपनी है या अदर इंटरप्राइजेस हैं, उसमें जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज का काम रोल बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे टूर ऑपरेटर, टूर एजेंट होते हैं उनके पास, टूर गाइड सर्विस, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, म्यूजियम, नेचर रिजर्व सर्विस, टूरिज्म एजुकेशन, लोकल टूरिस्ट ऑफिस, तो ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हमें करवाते हैं जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री होती है। तो ऐसा नहीं कि टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ होटल की फैसिलिटी हमें देता है, सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट इंडस्ट्री हमें प्रोवाइड करवाता है। तो कुछ ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ई टूरिज्म सर्विस के थ्रू हमें अवेलेबल होती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? पहला है बुकिंग की इन्फॉर्मेशन जो है ई टूरिज्म के माध्यम से हम ले सकते हैं। कार को बुक करवाना हो, होटल को बुक करवाना हो, रेलवे या फिर किसी भी साइटिंग को देखना हो तो हम ई टूरिज्म के माध्यम से देख सकते हैं। विजुअली ऑनलाइन टूरिस्ट प्लेस देख सकते हैं, हम ट्रिप को देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑप्शन देख सकते हैं, उसका फेयर देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, फेयर को कंपेयर कर सकते हैं। ई मैगज़ीन की गाइडलाइन हम ले सकते हैं, मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलते हैं, जो भी पैकेज डिस्काउंट के वो हमें मिल जाते हैं। एक्सपर्ट का ओपिनियन, फेयर ट्रैक्टर, करेंसी कन्वर्जन, ड्राइविंग मैप,
ऑनलाइन ट्रैवल ऑप्शंस, रिव्यू ले सकते हैं, एंड होटल या रिजॉर्ट की ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, एंड कस्टमर के यूजर के अकाउंट को देख सकते हैं, कस्टमर के रिव्यू को देख सकते हैं, विजिटिंग प्लेस की इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट उनसे कर सकते हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटीज उनसे ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ई टूरिज्म के माध्यम से होती हैं और ई टूरिज्म के माध्यम से की जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो बेनिफिट कस्टमर को क्या रहता है या ट्रैवलर को क्या रहता है, तो देखिए उसको बहुत ज़्यादा, जो भी ट्रैवलर है, कस्टमर है, उसको फ्री में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बेटर प्राइसिंग मिलती है, क्योंकि इजीली कंपैरिजन वो प्राइस का कर सकता है, फ्लाइट का कर सकता है, टूर का कर सकता है, एंड डेट को भी फिक्स कर सकता है, 24 आवर सर्विस है, कभी वो वेबसाइट को चेक कर सकता है, डिस्काउंट ऑफर दिए जाते हैं तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है, फ्लाइट के साथ जो है वो उसको अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो साथ में ऐड होके मिलती है, जैसे फ्लाइट के साथ होटल पैकेज साथ में मिलेंगे, बार्गेनिंग के मतलब बार्गेनिंग भी यहाँ पे रहती है, फ्रीडम टू ऑन लिटिनरी, तो यानी कि अपने हिसाब से वो चूज कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट को, एंड कैंसिल भी कर सकता है वो टिकट को, अगर उसने टिकट कर ली है तो वो कैंसिल भी कर सकता है, तो ये उसको फैसिलिटी रहती है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या है कि उसकी साइट की इंफॉर्मेशन ग्लोबल रीच रहेगी, तो कोई भी लोग उस वहाँ पे ऑर्डर कर सकता है, लो कॉस्ट बनी रहती हैं, एयरलाइन, होटल या फिर अदर इंफॉर्मेशन जो है वो सेल कर सकता है साथ में, उसका मनी सेव होता है, मतलब ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता है, और वो ऑनलाइन साइट विजुअली देख सकता है, और मतलब अपने कस्टमर को लुभाने के लिए उसे कम एफर्ट्स जो है वो यहाँ पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ई रिक्रूटमेंट की। ई रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। ओके, सो जब भी हम ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं, ऑनलाइन किसी से अट्रैक्ट करते हैं, असेस कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति को पर्सनली हायर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसी को ही ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कहते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सीवी सबमिट करना पड़ता है, यानी कि रिज्यूमे सबमिट करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट का मेन मोटिव होता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिव वे के कारण रिक्रूटमेंट करनी, मतलब कॉस्ट को कम करना है और रिक्रूटमेंट करना है। सो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेट के माध्यम से रिक्रूटमेंट करती है। वो एडवर्टाइजमेंट की जॉब वैकेंसी जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर जारी करती हैं। जो भी जॉब सीकर है वो एप्लीकेशन को भरते हैं, वहाँ पे अपना सीवी सबमिट करते हैं और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो 2 तरह से रिक्रूटमेंट की जाती है। पहला तो जॉब पोर्टल, यानी कि जैसे जब www.naukri.com है, timejobs.com है, उसमें डालना है। जो भी कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड वहाँ पे डालती है। दूसरा है कॉर्पोरेट वेबसाइट। कंपनी अपनी ही वेबसाइट में जॉब सीकर के लिए इन्फॉर्मेशन डालती है कि उनकी कंपनी में जॉब लिखी लगी है या निकली है। तो 2 तरह से यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाती है, या तो जॉब पोर्टल में कंपनी इन्फॉर्मेशन डालेगी, या तो कॉर्पोरेट पोर्टल अपनी कंपनी की वेबसाइट में ही इन्फॉर्मेशन डालेगी। इससे क्या बेनिफिट होता है? ई-रिक्रूटमेंट से, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट से क्या बेनिफिट होता है? एक तो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट कम हो जाती हैं, खर्चा प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होती है, बहुत से लोगों को आप मतलब इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, ऑनलाइन फटाफट टेस्ट आप कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू भी जल्दी होते हैं, पोजीशंस का भी पता लग जाता है, स्किल्ड एम्प्लॉयी भी आपको पता लग जाएँगे, जॉब सीकर की अपॉर्च्युनिटी मतलब ज़्यादा हो जाती हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट रख सकते हैं, सैलरी सर्वे भी कर सकते हैं, टाइम यहाँ पे कम लगा रहता है, मतलब कम कंज़्यूम होता है, और रिकॉर्ड भी ऑनलाइन यहाँ पे मेंटेन हो जाता है। तो ये बेनिफिट ई-रिक्रूटमेंट के रहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन पोर्टल्स क्या होते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल की अब बात करें तो जो भी वेब पेजेस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल्स में आते हैं। पोर्टल आर टिपिकली द फर्स्ट पेज ऑफ द वेब ब्राउज़र। जो भी वेब ब्राउज़र के पेजेस होते हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। यहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं, वो हमें ईज़िली यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। जैसे चाहे लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन हो या जो भी हमें कंटेंट सर्च करना है, वो हम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सर्च कर लेते हैं। ये हमें क्या सहायता देता है? ये हमें सर्चिंग की हेल्प करता है। जो भी पर्सनली हमने कंटेंट को सर्च करने हैं, वो पोर्टल में हम सर्च कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, हम पोर्टल में कलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करनी है, तो एक्टिवली हम डेस्कटॉप के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं,
इट प्रोवाइड टू टास्क मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे बिजनेस ऑटोमेटिकली हमें टास्क मैनेजमेंट भी मिल जाता है। और ऑनलाइन पोर्टल हमारे ई कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, सपोर्ट करता है। एंड किसी के साथ कोलैबोरेट करना है तो वेब पेजेस के थ्रू हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और हम जो ऑनलाइन पोर्टल है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शंस को भी इंक्रीज करता है। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोर्टल के माध्यम से एम्प्लॉय नेविगेट करता है एंड कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जो भी जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा, कॉलेज होगा तो कॉलेज का पोर्टल होगा, उस पोर्टल पे उसको उस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस मतलब जो सेम आपकी साइट्स होती है उस पे आपको सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अब बात करते हैं ई रियल एस्टेट की। तो ई रियल एस्टेट का मतलब है यहाँ पे कि जब इंडस्ट्री में जो भी रियल एस्टेट परचेज करनी है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, वो इंटरनेट के माध्यम से आप करते हैं। तो इंटरनेट से माध्यम से कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, खरीदनी है, बेचनी है तो उसी को ही इलेक्ट्रॉनिक रियल एस्टेट कहा जाता है या ऑनलाइन रियल एस्टेट कहा जाता है। इसमें क्या-क्या काम होता है। एक तो प्रॉपर्टी की लिस्ट हमें पता लग जाती है, न्यूज़ साइट की इन्फॉर्मेशन हमें पता लग जाती है, रियल वेंडर्स कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है, घर कहाँ पे अवेलेबल है तो मैप की इन्फॉर्मेशन लग जाती है पता। कंज्यूमर को बाइंग एंड सेलिंग के बारे में यहाँ पे बताया जा सकता है। एंड घर को लेने के लिए कितना मॉर्गेज रेट रहेगा वो हमें पता लग जाता है। मतलब लोन कितना बनेगा या घर का प्राइस क्या होगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। मॉर्गेज के ब्रोकर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन लेंडर्स कौन-कौन हैं, कौन घर बेच रहा है। हमें अगर घर के ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ईज़िली जो है वो ऑनलाइन रियल एस्टेट पे मिल जाती हैं। एंड पर्सनली जो है वो यहाँ पे जब साइट आप देख रहे हो तो साइट आप ऑनलाइन चेक करते हो, लेकिन ऑनलाइन चेक करने के बाद आप ऑफलाइन भी जाके चेक कर सकते हो। रेंटल प्रॉपर्टी की लिस्ट अलग जाती है एंड ऑटोमेटिक कलेक्शन यहाँ पे अगर ओपन किया कोई वहाँ पे क्लोज भी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें बेनिफिट की, तो बेनिफिट ऑफ द रियल एस्टेट के बेनिफिट एक हमें प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड प्रॉपर्टी की डिटेल डीपली मिलती है। टाइम बताता है कि बार-बार प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए बहुत इजी अवेलेबल होते हैं। हम प्राइस को ऑनलाइन इजीली क्लियर करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी सेल होने का नेक्स्ट सर्च मैंने लास्ट में अवेलेबल होती है तो इजीली कंपेयर प्रॉपर्टी कर सकते हैं ऑनलाइन उसमें सर्च करते हैं एंड मोर एक्टिव रहता है प्रॉपर्टी देखा एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की संभावना रहती है। कंज्यूमर वाइस एडवाइस के सकते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट ज़्यादातर आप ऑनलाइन रियल एस्टेट में ही मिलेगी तो एक्टिविटी है वो आपकी रियल एस्टेट ऑनलाइन है। इसके अलावा और भी बिजनेस जैसे ई-शॉपिंग हो गया, ई-म्यूजिक हो गया, ई-ट्रेडिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन ये जैसे आपका ई-ट्रेडिंग करते हैं ऑनलाइन कोई भी चीज़ को बाय सेलिंग करते हैं वो ई-ट्रेडिंग आता है या इसके अलावा ई-ट्रेडिंग है जो है आपके ऑनलाइन है म्यूचुअल फंड है उनको ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो वो ई-ट्रेडिंग सर्विस में है। ई-म्यूजिक में आता है जो भी कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है माध्यम से हम देते हैं सर्विस तो आपको ऑनलाइन म्यूजिक में आता है। ऑनलाइन म्यूजिक होता है ऑनलाइन भी देखते हैं तो आपका ई-मूवी या ई-म्यूजिक होता है। एंड जैसे कभी होता है ऑनलाइन आप देखते हैं ऑनलाइन एक्सेस देखते हैं, ई-पब्लिशिंग है, ऑनलाइन लर्निंग आप कर रहे हो, इंटरनेट में सर्च करो सर्च करके ऑनलाइन लर्निंग आ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई-रिटेलिंग जो स्टोर इंटरनेट शॉपिंग का किया है, ऑनलाइन स्टोर इंटरनेट स्टोर के नाम आप जानते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग का सही बात है। उसी तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का सही बात है। तो ये सारा सेक्टर आपका कंप्लीट हो गया ऑनलाइन की हमारी साइट में और करेगी बात। नेक्स्ट चैप्टर आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा।